मैंने प्रोफेसर सक्सेना से कैंपस के बाहर डियर पार्क में मिलने के लिए कहा। इस बार वे तुरंत तैयार हो गए। उन्हें सफेद धारियों वाला नीला आईआईटी दिल्ली ट्रैक सूट पहना हुआ था। वे एक एक कदम चलते थे, हर कदम पर अपना बायां पैर जोर से उठाते थे। प्रोफेसर सक्सेना, मैं जानता हूं कि आपने उसे नहीं मारा। वह आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखने लगा। उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे लंगड़ेपन ने तुम्हें बचा लिया। तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने ऐसा नहीं किया। प्रोफेसर सक्सेना पर चौकीदार भी नहीं है। उसने नहीं किया। मैंने उन्हें लक्ष्मण के फोन के ब्राउजर इतिहास के बारे में बताया। सक्सेना ने कहा, हमारा देश अजीब है। एक निर्दोष आदमी को जेल में बंद करके रखा गया है। मैंने सिर हिलाया। सर, सवाल अभी भी बना हुआ है। यह किसने किया? मुझे कैसे पता होगा? तुम उसे सालों से जानते हो। तुम्हारे पास जरूर कोई सिद्धांत होगा। क्या तुम जारा के परिवार से मिले हो? प्रोफेसर सक्सेना ने पूछा। हाँ, उसके पिता और सौतेली माँ। और उसका सौतेला भाई सिकंदर? नहीं, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है और मैंने उसे अंतिम संस्कार में देखा था। सुनो, जब मैं यह कहता हूं कि मुझ पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे जारा के पिता या उसके सौतेले भाई के बारे में कोई सहज भावना नहीं आती। मुझे वे संदिग्ध लगते हैं। क्यों? उसके परिवार में हिंसक कट्टरपंथी हो सकते हैं जो अपनी मर्जी से लोगों को खत्म कर देते हैं। आपका मतलब है आतंकवादी समूह है वो? अच्छा, अब जब तुमने कह ही दिया है तो हाँ, जारा इन सब से बहुत दूर रहती थी। तुम इसे किसी बात पर आधारित कर रहे हो? एक बार हम बड़े डेटा सर्वर रूम में थे जब मैंने उसे अपने सौतेले भाई से फोन पर बात करते हुए सुना। उसने बंदूकों का जिक्र किया। बंदूकें? कुछ इस तरह। बंदूकें इसका जवाब नहीं है सिकंदर। यह एक सामान्य कथन हो सकता है। मेरा विश्वास करो, यह सामान्य नहीं लग रहा था। उसका सौतेला भाई किसी समूह का हिस्सा लग रहा था। जरा उसे इस समूह से बाहर रखना चाहती थी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने कभी उससे इस बारे में बात नहीं की। हम पार्क से बाहर निकले। प्रोफेसर अपनी कार के पास गए और ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। और कुछ? मैंने कहा। प्रोफेसर ने कुछ देर रुककर कहा, अंतिम संस्कार के बाद पम्मी ने कुछ कहा? क्या? माता पिता उतने दुखी नहीं दिखे जितना आप उम्मीद कर सकते हो। सिर्फ सौतेली माँ ही नहीं बल्कि उसके पिता भी। हालांकि ऐसा होता है, लोग सदमे में आ सकते हैं। धन्यवाद सर, मैंने कहा। यह मददगार है। प्रोफेसर ने अपनी कार का इग्निशन चालू कर दिया। यह आश्चर्यजनक है। आप उसके हत्यारे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह अब आपके साथ नहीं है। मैं मुस्कुराया। अब मैं समझ सकता हूँ कि उसने तुम्हारे लिए अपनी छात्रवृत्ति क्यों छोड़ दी, उसने कहा। उसके अगले शब्द कार के इंजन के शोर में लगभग खो गए। आह, युवा प्यार। मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब था। मैंने ठंडा सोडा पीते हुए कहा। उसने बस इतना कहा कि उसे यह परिवार संदिग्ध लगता है। राणा और मैं हौज खास विलेज के एक बार रास्ते की छत पर थे। मैंने सक्सेना की घंटी की भरपाई के लिए राणा को ड्रिंक्स खरीदने की पेशकश की थी। वैसे भी इंस्पेक्टर को हौज खास के किसी भी बारे में पैसे नहीं देने पड़ते थे। उसने एक बड़ी रम और कोक का ऑर्डर दिया। मैंने सोडा ही लिया। धूर्त! क्या? चचेरे भाई बहनों की का चाचाओं से विवाह? राणा ने कहा। नहीं नहीं, मैंने कहा। आप क्या कह रहे हैं? सक्सेना को लगा कि परिवार के आतंकवादी संगठनों से संबंध है। ये खूनी कश्मीरी कुछ भी संभव है। जारा आतंकवादी नहीं थी, मैंने कहा। वह मुझे शांति रैलियों में ले गई। सब सतही बकवास है। अंदर सब हिंसा है, राणा ने कहा। वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और एक टेबल की जांच की जहां 3 लड़कियां अभी अभी आई थी। उनमें से एक, जो लगभग 20 साल की थी, ने छोटी लाल पोशाक पहनी हुई थी। उसे ठंड नहीं लगती? राणा ने उस लहजे में कहा जो आप सिर्फ दिल्ली के मर्दों से ही सुनते हैं। मैंने उसे फिर से विषय पर लाया। जारा के पिता का एक सवाल व्यवसाय है।
जारा के पिता का एक सफल व्यवसाय है। संघर्ष के कारण उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने मेरी बात अनसुनी कर दी और अगले टेबल पर बैठे लड़कियों के बारे में बात करना शुरू किया। इन लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर निकलते हुए डर नहीं लगता? फिर अगर कोई इनको इनको छेड़ देता है तो वे पुलिस को दोषी ठहराती हैं, उसने कहा। उसकी नजर अभी भी लाल ड्रेस वाली लड़की पर ही थी। मैं तब तक चुप रहा जब तक कि वह उन पर वासना से तृप्त नहीं हो गया हो। अंत में वह मेरी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। माफ कीजिए, आप क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा। मुझे नहीं लगता कि जारा के पिता किसी आतंकवादी समूह से जुड़े हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हो सकता है कि उन्हें उससे सहानुभूति हो। उन्हें पैसे दो। उसकी पिछली पत्नी फरजाना के परिवार में कट्टरपंथी लोग थे। वह इन सब से नफरत नफरत करता था, मुख्य रूप से इसलिए कि उसने उसे तलाक दिया। राणा ने कहा। वैसे भी अगर यह आतंकवाद का मामला है तो यह हमारे हाथ से बाहर है। आतंकवाद निरोधक दस्ता इसमें शामिल होगा। कोई बहुत बड़ा अधिकारी इसे संभालेगा, मेरे जैसा तो नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिर हिलाकर यह पुष्टि करूं कि वह बेवकूफ है, या फिर यह कहूं कि सर, आपसे बेहतर कोई दूसरा अधिकारी इस काम को नहीं संभाल सकता, और खुद को बेवकूफ साबित करो। मैंने इसकी बजाय सोडा पीने का फैसला किया। इंस्पेक्टर ने आंखें मूंदते हुए कहा, छोड़ दो। अगर इसमें आतंकवादी समूह शामिल है तो वे तुम्हें मार देंगे। यह इसके लायक नहीं है। तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि जारा को किसने मारा, मैंने बहुत जोर से कहा। दूसरी टेबल पर बैठी 3 लड़कियां मारा शब्द सुनते ही हमारी तरफ देखने लगी। शायद यह सिर्फ एक साधारण ऑनर किलिंग है, यह कोई आतंकी मामला नहीं है। राणा ने अपना गिलास हिलाते हुए कहा ताकि बर्फ के टुकड़े ड्रिंक में अच्छी तरह मिल जाएं। ऑनर किलिंग? जारा के पिता ने उसे मार डाला, मैंने चौंकते हुए कहा। या फिर उसे मार दिया गया। ऐसा होता है, मैंने ऐसे मामले देखे हैं। क्यों? उसे हिंदी लड़कों से उसे लड़कों से सेक्स करना पसंद था, है ना? राणा ने कहा। मेरे कान बजने लगे। मैं बस यही चाहता था कि उसका चेहरा फाड़ दूं, उसका मुंह फोड़ दूं जिसने ये शब्द कहे। शांत बैठने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ी। मैंने खुद से कहा, एक पुलिस वाले को मारना बुरा विचार है। उसके माता पिता रघु को पसंद करते थे। वह भी धर्म परिवर्तन के लिए तैयार था। वह मद्रासी मुसलमान बनेगा सिर्फ उसके साथ रहने के लिए, राणा ने कहा, मानो रघु ने सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए हामी भर दी हो। जारा के पिता ने मुझे भी ऐसे ही करने को कहा था। और तुमने कहा नहीं? राणा ने कहा। मैंने सिर हिलाया। उसने मेरी पीठ थपथपाई। यह मेरा बहादुर राजपूत लड़का है। कोई भी लड़की अपने भगवान को छोड़ने लायक नहीं। शाबाश। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे माता पिता आत्महत्या कर लेते। बिल्कुल। उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी से धर्म बदलने के लिए कहने की? मैंने कहा था ना, वे अजीब हैं। राणा सर, मुद्दा यह है, उन्हें रघु से नफरत नहीं थी, या जारा का हिंदू बॉयफ्रेंड होना पसंद नहीं था। उन्हें असल में रघु उसकी सफलता के लिए पसंद था। उन्हें वह मद्रासी इसलिए पसंद था क्योंकि वह मुसलमान बनने को तैयार था। अच्छा। हाँ, वह भी। मुझे ऑनर किलिंग का कोई आधार नहीं दिखता। आप कभी नहीं जानते, हो सकता है कि बूढ़ा आदमी चाहता था कि वह किसी और खानदानी मुसलमान से शादी कर ले। क्या आपने देखा, वह बूढ़ा आदमी अंतिम संस्कार में एक पल भी नहीं रोया। यही तो मिसेस सक्सेना ने भी कहा था। वह ठरकी डीन की बीवी, राणा ने कहा। हाँ, सक्सेना ने मुझे बताया था, मैंने कहा। और जब जब तुमने इस पहलू का जिक्र किया है तो सफदर ने मुझे पहले भी धमकाया था। कब? इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी। देखो, तुमने मुझे यह नहीं बताया। जब मैंने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, वह चाहता था कि मैं जारा को छोड़ दूं। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे चोट पहुंचा सकता है या मुझे मरवा सकता है। वह तो बस एक गुंडा है जो फार्म हाउस में रहता है। ठरकी डिन सही कह रहा है। वे लोग बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। जैसे ही मैंने राणा के शब्दों को समझा, इंस्पेक्टर तीनों की ओर मुड़ा। लड़कियों लड़कियां फिर से बोली। वह लाल ड्रेस वाली, उसे आज रात यह चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेटे की हत्या की जांच कर सकते हो? सफदर ने कहा। उसकी आवाज उसके विशाल बरामदे में गूंजी। सौरभ और मैं रविवार की सुबह उनसे मिलने गए थे।
मैंने उसे अब तक की कहानी बताई, जब तक कि हमने पाया कि लक्ष्मण और सक्सेना निर्दोष हैं। उसकी पीएचडी गाइड के बारे में इतनी बकवास, तुम्हें इस बारे में जानने की क्या जरूरत थी? क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ अंकल कि उसके गाइड ने उसे परेशान किया? क्या आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम मेरी बेटी को मरने के बाद भी अकेला नहीं छोड़ रहे हो। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि उसे किसने मारा। तुम कौन हो? पुलिस? उसका परिवार? कौन हो तुम? मैं खामोश रहा। सफदर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे और जारा के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। अब मेरे घर से निकल जाओ और मेरी मरी हुई बेटी को मेरी मरी हुई बेटी की जिंदगी से भी। सफदर खड़े हो गए। यह हमारे लिए वहां से चले जाने का संकेत था। अंकल परेशान मत होइए, इससे बात और बिगड़ जाएगी, सौरभ ने पहली बार स्थिर स्वर में कहा। इससे भी बदतर? सफदर ने कहा। इससे भी बदतर क्या हो सकता है? मैं अपनी बेटी को पहले ही खो चुका हूँ, सौरभ ने साफ साफ कहा। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है अंकल? लोग यहाँ ऑनर किलिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। यह देखना मजेदार था कि वह अभी भी उसे अंकल कहकर बुला रहा था, यहाँ तक कि उस पर हत्या का आरोप लगाते हुए भी उसने पूरे सम्मान के साथ ऐसा ही कहा। क्या? सफदर ने आंखें झपकाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग को क्या हो गया है? तुम्हारा यह मानसिक दोस्त कौन है? वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वह पागल नहीं है, वह काफी होशियार है। आप बैठ जाइए अंकल, मैंने कहा। सौरभ मुस्कुराया। सफदर फिर बैठ गया। अंकल, आपने जारा के पोस्टमार्टम के लिए मना क्यों कर दिया? मैंने पूछा। क्या? और उन सभी हरामियों को मेरी छोटी बच्ची के शरीर को काटने देता? क्या तुम्हें पता है कि शव परीक्षण के दौरान वे क्या करते हैं? सफदर ने कहा। मैंने कहा, उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। उन्हें क्या पता चलता है? चैनलों के लिए और भी मसाला? सौरभ और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुमने देखा कि जब उसकी मौत हुई तो उन्होंने किस तरह से खबरों का लुत्फ उठाया? किसी को जारा या उसके परिवार की भावनाओं की परवाह नहीं थी। तुम और क्या चाहते थे? वे इस बात पर चर्चा करें कि उसका बलात्कार हुआ था या नहीं। उसका बलात्कार नहीं हुआ था, मैंने कहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने पहले शव देखा है। क्या होगा अगर कोई पागल टीवी एंकर यह कहानी बना ले? क्या आपको पता है कि परिवार को कितना झेलना पड़ता है? अगर सफदर कुछ छिपा रहा था तो वह अच्छा काम कर रहा था। अंकल, मैं यह सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सवाल उठ सकता है। उस रात आप कहाँ थे? मैंने कहा। सफदर ने मेरी ओर देखा और कुछ देर रुककर बोला, घर पर ही, अपनी जन्मदिन पार्टी की तैयारी कर रहा था। सौरभ ने कहा, आपके पास गवाह है? फार्म हाउस का पूरा स्टाफ, वे तुम्हारे कर्मचारी हैं, तुम्हारे वेतन पर हैं। किसी से भी पूछो, अलग अलग, सब तुम्हें एक ही बात बताएंगे। एक मिनट रुको, क्या तुम सच में मुझ पर आरोप लगा रहे हो? कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, ऑनर किलिंग तो होती ही है, मैंने कहा। क्या बकवास है, उसने उपहास किया। मैंने तुम्हें परेशान या रोते हुए नहीं देखा, अंतिम संस्कार के समय या किसी और समय। मैं सार्वजनिक रूप से भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी छोटी बच्ची, उसका कमरा अभी भी वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था। मैं अंदर जाता हूँ और अकेले रोता हूँ। आप यह कहने की हिम्मत मत करना कि मुझे दर्द नहीं होता। शायद तुम्हें पता हो, लेकिन अगर तुम क्या कह रहे हो? अगर अगर मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी को चोट पहुंचाऊं। अपनी इकलौती बेटी को मारना तो बहुत दूर की बात है। तुमने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, मैंने कहा। सफदर ने मेरी आंखों में आंखें डाल ली। हम कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने फिर से बात की। तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा सकते हो और लोग इस पर यकीन कर लेंगे? तो क्या यही बात है? तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इसे साबित नहीं कर सकता, मैंने कहा। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? चलो चले सौरभ। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सौरभ मेरे पीछे बगीचे में चला गया। हम झूले के पास से गुजरे जहां जारा के पिता ने मुझे शहादत लेने के लिए कहा था। मुझे लगभग उम्मीद थी कि जारा वहां होगी, रूबी के पीछे दौड़ रही होगी। मैं तेजी से चला क्योंकि मैं रोना नहीं चाहता था। रुको, सफदर की आवाज हमारे पीछे से आई। मैंने पलट कर देखा। मुझे लगा कि फिल्मी स्टाइल के गुंडे अपने मालिक के आदेश पर हमें पीटने के लिए तैयार बैठे होंगे, लेकिन सफदर वहां अकेला खड़ा था।
अंदर आओ, उन्होंने कहा। सौरभ और मैं स्तब्ध रह गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह हमें किसी तहखाने में ले जाएगा और हमें भूखे मगरमच्छों को खिला देगा जिन्हें उसने एक गुप्त तालाब में रखा था। मेरे पीछे आओ, चलो मेरे अध्ययन कक्ष में बात करते हैं, उसने कहा। सफदर के अध्ययन कक्ष में उनके घर के बाकी हिस्सों की तरह एक नवाबी वैभव था। कश्मीर से आए महंगे रेशमी कालीन लकड़ी के फर्श पर सजे थे। कमरे के एक तरफ एक विशाल सागौन की स्टडी टेबल और बड़े आकार की चमड़े की कुर्सियां थीं। दूसरे छोर पर एक काले चमड़े का सोफा सेट था। सैकड़ों किताबों से सजी बुक शेल्फ ने पूरी दीवार को ढक रखा था। सफदर, सौरभ और मैं सोफे पर बैठे थे। तुम सिकंदर के बारे में कितना जानते हो? सफदर ने पूछा। जारा उसे बहुत पसंद करती थी, मैंने कहा। उसे हमेशा श्रीनगर में उसके साथ बड़े होने की याद आती थी। उसने कहा कि वह एक सीधा साधा लड़का था, बहुत मासूम। मेरी आखिरी शब्द पर सफदर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। और क्या? उसने कहा। आपने जारा को उसे संपर्क रखने से हतोत्साहित किया, सफदर ने कहा। सफदर ने कहा, मैंने उसे हतोत्साहित किया क्योंकि सिकंदर टीएजे का सदस्य है। वह क्या है? मैंने पूछा। तहरीक अ जिहाद, कश्मीर में एक अलगाववादी समूह। अलगाववादी समूह? जैसे कि? सौरभ ने कहा। असली आतंकवादियों की तरह। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं, सफदर ने अपनी जांघ पर हाथ रगड़ते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आया, सौरभ ने कहा। भारत सरकार सोचती है कि टीएजे एक आतंकवादी समूह है। टीएजे और उसके समर्थकों को लगता है कि वे कश्मीर को आजाद कराने के लिए काम कर रहे हैं। इससे इसे किससे मुक्त करना है? मैंने पूछा। भारत से, सफदर ने कहा। और क्या करेंगे? अपना देश बनाएंगे? खैर, टीएजे चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। कश्मीर में कुछ अन्य समूह आजादी चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, शायद 20 से ज्यादा। 20? इतने सारे क्यों? सौरभ ने कहा। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक संगठन के नेता सत्ता के लिए लड़ते हैं। वे अलग हो जाते हैं और अपना अलग समूह बना लेते हैं। सौरभ ने कहा। क्या सत्ता उनके उद्देश्यों के लिए एकजुट होने से अधिक महत्वपूर्ण है? बेशक। वैसे भी कश्मीरियों की परवाह करता कौन है? क्या आपको लगता है कि अगर 20 संगठन वाकई कश्मीर की परवाह करते तो घाटी की यह हालत होती? कश्मीर को समझना दिलचस्प है, लेकिन मुझे विषय पर वापस आना पड़ा। अंकल, माफ करना, लेकिन यह सब जारा से कैसे जुड़ा है? सफदर ने कहा। मुझे डर है कि जारा भी सिकंदर की वजह से टीएजे के साथ जुड़ गई। कुछ हुआ और इसलिए वे शायद। सफदर बीच में ही रुक गए और फिर से आहम भरी। तुम्हें पुलिस को यह बात बतानी चाहिए थी ताकि वे पता लगा सकें कि असल में हुआ क्या था, मैंने कहा। और क्या उन्होंने मेरी बेटी को आतंकवादी करार दिया है? जरा आतंकवादी नहीं हो सकती। वह एक समझदार, तर्कसंगत व्यक्ति थी जो बहस और सक्रियता में विश्वास करती थी। वह हिंसा से नफरत करती थी, मैंने कहा। आप किसी को कैसे समझाएंगे? उसका अपना सौतेला भाई एक आतंकवादी संगठन का हिस्सा है। वह पाकिस्तान गई थी। जाहिर तौर पर यह सोशल मीडिया पर है। इन मीडिया गिद्धों के लिए बहुत हो गया। पाकिस्तान, सौरभ सेड। मुझे जारा की पिछले साल की इंस्टाग्राम पोस्ट याद आ गई। वह एक साहित्य महोत्सव में गई थी और वहां की तस्वीरें पोस्ट की थी। तुम्हारा मतलब है कराची लिटरेचर फेस्टिवल की उसकी यात्रा, मैंने कहा। मैंने अपने फोन पर इंस्टाग्राम खोला। उसने 1 साल पहले लिट फेस्ट की 3 तस्वीरें पोस्ट की थी। पहली तस्वीर एक सेल्फी थी जब वह फातिमा भुट्टो के सत्र में दर्शकों के बीच बैठी थी। दूसरी तस्वीर में लिट फेस्ट का प्रवेश द्वारा दिखाया गया था, जिस पर कराची लिटरेचर फेस्टिवल का साइन था। तीसरी तस्वीर में उसे सूर्यास्त के समय क्लिफ्टन बीच पर एक सिलहूट में दिखाया गया था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। मंद रोशनी से उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को छुपा दिया था। मुझे याद आया कि मैंने इसे देखने के बाद उसे कैसे बुलाया था। मैं उससे विनती कर रहा था कि वह मुझे वापस ले ले। मैंने स्वयं को वर्तमान क्षण में वापस लाने के लिए बाध्य किया। तुम्हारा मतलब इस यात्रा से है, मैंने कहा। सफदर ने मेरा फोन ले लिया और मैं आगे बोलता रहा।
जारा हमेशा साहित्य उत्सवों में जाती थी। वह कसौली, बैंगलोर और कोलकाता में भी गई थी। असल में मैं 5 साल पहले उसके साथ जयपुर में भी गया था। मैंने यह नहीं देखा है, सफदर ने धीमी आवाज में कहा। उसने स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों को धीरे से छुआ ताकि वे बड़ी हो जाएं। तुम्हें ये कैसे मिली? उसने इन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, सबको दिखाने के लिए, मैंने कहा। सफदर ने अपने आंसू पोंछे। मुझे अपनी लड़की की बहुत याद आती है, उसने कहा। अंतिम संस्कार के विपरीत सफदर असुरक्षित और कमजोर लग रहे थे। तो हमारी मदद करो यह पता लगाने में कि जारा के साथ ऐसा किसने किया, मैंने कहा। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। तुम नहीं समझते, हम मुसलमान हैं। लोग शक से शुरू करते हैं, और तुम दोनों भी। तुम्हें लगा कि मैं अपनी बेटी को मार सकता था। सौरभ और मैंने एक दूसरे को देखा। हर कोई संदिग्ध है अंकल, जब तक हम यह पता नहीं लगा लेते कि यह किसने किया, मैंने कहा। अगर पुलिस जारा की हत्या से तहरीक को जोड़ती है तो उसे आतंकवादी करार कर दिया जाएगा, और मुझे भी। एक अमीर मुस्लिम व्यवसायी को आतंकवादियों का समर्थक होना ही चाहिए, है ना? क्या आप हैं? मैंने कहा। मेरा चेहरा भावहीन था। वह आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखने लगा। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं इन चरमपंथियों से बिल्कुल नफरत करता हूँ। उन्होंने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है। उनकी हरकत देश के सभी अच्छे मुसलमानों को कलंकित करती है। उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। तुम्हें पैसे देना तो दूर की बात है, मैं उन सभी को मरवाने के लिए भी पैसे दूंगा, उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा। सौरभ और मैं चुप रहे। सफदर ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि तुम या कोई और मुझ पर शक करना बंद करो? ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता है। उन्होंने जो किया सो किया, मैंने कहा। अंकल, आपने बताया कि जारा का कमरा अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। हाँ, मैंने कहा। अगर ठीक हो तो हम इसकी तलाशी लेना चाहेंगे। जारा के पिता के घर में उसका कमरा हमारे पूरे मालवीय नगर अपार्टमेंट से ज्यादा जगह वाला था। बीच में एक 4 पोस्टर सागौन का बिस्तर था, जिस पर एक विस्तृत नीले रंग के कढ़ाई वाला रेशमी चादर थी, और एक तामचीनी साइडबोर्ड पर कई फ्रेम वाली तस्वीरें थीं। कमरे में प्राचीन फर्नीचर इसे राजस्थान के शीर्ष हेरिटेज होटलों जैसा बना रहा था। हल्के पर्दों के अलावा उसके कमरे में तब से ज्यादा कुछ नहीं बदला था जब मैं कई साल पहले आखिरी बार आया था। जटिल कालीन जिस पर जिनिया फूलों का पैटर्न बना हुआ था अभी भी वही था, सफदर ने कहा। हम हर रोज उसका कमरा साफ करते हैं। वह अभी भी यहीं रहती है। मैंने फ्रेम वाली तस्वीर देखी। ज्यादातर तस्वीरें उसके परिवार के साथ छुट्टियों की थी। एक तस्वीर में वह और रघु इंडिया गेट पर हाथ पकड़े हुए खड़े थे। मैंने जारा की बचपन की तस्वीर देखी। वह अपने पिता, एक छोटे लड़के और एक पारंपरिक कश्मीरी कफ्तान में एक महिला के बगल में खड़ी थी। क्या वह सिकंदर है? मैंने पूछा। हाँ, और यह मेरी पूर्व पत्नी फरजाना है, सफदर ने कहा। यह अतीत की एकमात्र तस्वीर है जिसे मैंने इस घर में रखने की अनुमति दी है। मैंने 6 प्राचीन अलमारियां देखी। जारा ने अपने कपड़े और अन्य सामान यहाँ रखे हुए थे। अंकल, क्या हम इन्हें खोल सकते हैं? मैंने कहा। सफदर ने सिर हिलाया। सौरभ और मैंने 3-3 अलमारियां आपस में बांट ली। मैंने पहली अलमारी खोली। उसमें जारा के कपड़े थे। मैंने एक लाल और सफेद रंग की फ्लोरल प्रिंट वाले सलवार कमीज देखी जो मैंने उसे जोड़े के तौर पर हमारी पहली सालगिरह पर तोहफे में दी थी। जब मैंने हार, झुमके और हेयर क्लिप से बने एक्सेसरीज के डिब्बे में हाथ डाला तो मुझे लगा कि मैं कोई घुसपैठिया हूँ। तुम्हें क्या मिलने की उम्मीद है? सफदर ने कहा, बस थोड़ी सी जिज्ञासा के साथ। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, और दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ गया। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया। दूसरी अलमारी में उसके अंडरगारमेंट्स रखे थे। मैंने उसे बंद कर दिया और तीसरी अलमारी में गया जिसमें हैंडबैग और जूते थे। कुछ भी? मैंने सौरभ से कहा। सौरभ ने कहा, बस कपड़े, कपड़े और कपड़े। जारा के पास कपड़ों से भरी 4 अलमारियां थीं। 45 मिनट बाद हमने उसके अधोवस्त्र वाली अलमारी को छोड़कर बाकी सभी अलमारियों की तलाश ले ली थी। तुमने उसे चेक किया? सौरभ ने उस अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, मैंने कहा। सौरभ ने जारा के पिता की तरफ देखा।
सफदर अपने पिता की तरफ देख रहा था। फोन हमारे व्यर्थ अभ्यास से उब गया। अंकल माफ कीजिए, सौरभ ने कहा। उसने दूसरी अलमारी की ओर इशारा किया। क्या हम इसे चेक कर सकते हैं? कुछ भी करो। अगर मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम मुझ पर शक करोगे। तुम बेशरम लोग हो। तुम मेरी मरी हुई बेटी का सामान खगाल रहे हो, सफदर ने कहा। अभी भी अपने फोन में व्यस्त था वो। माफ करना अंकल, हम बस, सौरभ ने कहा। इससे पहले कि मैं उसे चुप कराता, मैंने फिर से दूसरी अलमारी खोली। इसमें कैनवास के बने डिब्बे थे जो अलग अलग अलमारियों में रखे हुए थे। डिब्बे डिब्बे में ब्रा और लेस अंडरवियर से भरे हुए थे। सौरभ ने एक डिब्बे से कुछ कपड़े निकाले। मैंने कहा, हमें इससे नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसने कहा सामान वापस रखते हुए। मैंने एक डब्बे को अलमारी में वापस धकेल दिया। यह शेल्फ के पीछे किसी तख्त चीज से टकराया। वह क्या है? मैंने अपना हाथ अंदर की ओर बढ़ाया। मैंने एक कीपैड को छुआ। वहां एक तिजोरी है, मैंने कहा। सौरभ ने कहा, इसे बाहर निकालो। सफदर ने ध्यान दिया। क्या हुआ? सौरभ ने कहा, अंकल, यह गोदरेज की छोटी सी तिजोरी है। उसने अलमारी से लोहे का बक्सा निकालने की कोशिश की। वह नहीं निकाल पाया। सफदर हमारे पास आया। मुझे यह याद है, उसने इसे ऑनलाइन खरीदा था। उसने कहा कि वह कुछ गहने और अपने पैसे रखना चाहती है। सौरभ ने कहा, यह पीछे से बोल्ट से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैंने यह काम पूरा किया है, सफदर ने कहा। क्या आप कीपैड कोड जानते हैं अंकल? मैंने पूछा। सफदर ने अपना सिर हिलाया। सौरभ ने कहा, चाबियां तो होगी ही। सफदर ने कहा, मेरे पास नहीं है। हमने 1 घंटे तक पूरा कमरा ढूंढा लेकिन चाबियां नहीं मिली। सौरभ ने कहा, हमें इसे तोड़ना होगा। कैसे? सफदर ने कहा। सौरभ ने कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी तिजोरी है। मेटल कटर वाला कोई भी हार्डवेयर वाला इसे काट सकता है। खट खट। जैसे ही फैब्रिकेटर ने अपनी वेल्डिंग टॉर्च बंद की, तिजोरी के सामने की प्लेट गिर गई। उसने 5 मिनट के काम के लिए हम अपने 1000 रुपए लिए और चला गया। मैंने तिजोरी की सारी चीजें खाली करके जारा के बिस्तर के बीच में गिरा दी। सफदर, सौरभ और मैं उनके चारों ओर बैठ गए। फिर मैंने एक एक करके सारी चीजें उठाई। सबसे पहले पासपोर्ट था। यह जारा का पासपोर्ट है, सफदर ने कहा। क्या मुझे ये सूची बनानी चाहिए? सौरभ ने अपना फोन निकालते हुए कहा। जरूर, मैंने कहा। मैंने सारी बातें लिखवाई और सौरभ ने अपने फोन पर सारी बातें नोट कर ली। विभिन्न मुद्राओं में पैसे। भारतीय रुपए करीब 20,000, अमेरिकी डॉलर 900, पाकिस्तानी मुद्रा 10,000 रुपए। सफदर का फोन बज उठा। यह मेरे गोदाम से है। मुझे यह कॉल लेना है। जो करना है तुम करो। मैं अपने अध्ययन कक्ष में हूँ, सफदर ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। सफदर के जाने के बाद मैं सौरभ की ओर मुड़ा। ये वह असली लगता है ना? यह या तुम्हें लगता है कि वह दिखावा कर रहा है? मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं कह सकता। हालांकि उसने हमें तलाशी लेने से नहीं रोका। ठीक है, चलो चलते हैं। मखमली थैली। मुझे देखने दो कि अंदर क्या है। झुमके, मैंने कहा और उनमें से सामान बाहर निकाला। हीरे और दूसरे कीमती पत्थरों से जड़े सोने के झुमके, पुराने पारंपरिक किस्म के, मैंने कहा। सौरभ के विवरण देखते हुए कहा, महंगा लग रहा है। मैंने तिजोरी की शेष सामग्री की जांच की। मैंने कहा, एक भूरे रंग का कागज का थैला। मैंने थैले को उल्टा किया। उसमें से कई चीजें गिर गई। वहां कॉन्डम, सौरभ और मैंने एक साथ कहा। यह क्या है? सौरभ ने कहा। उसने 3 सफेद आयताकार कागज के डिब्बे उठाए जो एक चॉकलेट बार के आकार के थे। बक्सों के ऊपर लिखा था, प्रेगा न्यूज।